ये सब इस मनहूस औरत की वजह से हवा है। मुझे पहले ही लग रहा था कि जहां वो वहां सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं चल सकता। पुलिस कस्टडी में मौजूद महावसे से हाथ रही थी। वो पिछले 10 घंटों से लंदन पुलिस की कस्टडी में थी, जो उसे डिपोर्ट करने के कागजात तैयार कर चुके थे। इसको फिलहाल साइड पर रखो। वहां तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि इतने पेचीदा खेलों के बाद में इनसे निकलने का कोई रास्ता ही न मिले। मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रही कि आगे क्या करना है। क्या करना है? मतलब तुम्हें अभी तक यही पता नहीं कि क्या करना है। अमीजन मिस्टर फेरोज वहां तंजिया अंदाज में मुखातब हुई थी। इस मनहूस औरत को अभी तलाक दो और मुझसे निकाह करो। वो तो अपनी स्कॉलरशिप बेस पर भी यहाँ रह सकती है, मगर मुझे तुम्हारे निकाह में ही आना है। यही तो मसला है कि तुम अब दोबारा मेरे निकाह में नहीं रह सकती। वाट यू मीन मिस्टर फेरोज? तुम्हें पहले किसी और से निकाह करना होगा। वो तुम्हें तलाक देगा तो फिर ही तुम मुझसे निकाह कर सकती हो। फेरोज मुंह लटकाए हुए था। वो सिर्फ इस सूरत में होता है जब तलाक वाक़ातन हुई। वो हमने तो सिर्फ एक रस्मी से कागज ही जमा करवाए थे ना, वैसे तो हम साथ ही रह रहे थे। माँ बेगम अदालत यहाँ आकर तुम्हारा टेस्ट नहीं करेगी। इसके लिए कागज ही सब कुछ होता है। जब हमने वो कागज जमा करवा दिया तो इसका मतलब तलाक हो गई। फेरोज दानत पेश पे हुए वसे से चिढ़ाया था। 1000 बार तुम्हें मना क्या था, मगर तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी थी। अब ले लो पैसों का सवाल। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि वो मनहूस इतनी बड़ी मुसीबत बनकर आएगी। तुम किसी वकील से बात करो ना। फेरोज में बात कर चुका हूं। माँ बेहतर ऑप्शन यही है कि तुम फिलहाल पाकिस्तान चली जाओ और फिर दोबारा वीजा लेकर यहाँ आ जाना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी बहन साथ छोड़कर खुद वापस चली जाऊं? तुम वापस जाओ, मैं इसे तलाक दे दूंगा। ऐसा कुछ भी सोचना मत फेरोज। मैं तुम्हें इस शरीर के साथ छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे होते हुए वो तुम पर काबिज हो गई है। मेरे बाद यहाँ क्या होगा? देखो तुम्हें जो तुम्हारी बीवी हुई, इसको यहाँ कोई बीवी मानने को तैयार नहीं है, और वो देखो कैसे बीवी बनी हुई है। और तुम्हें क्या लगता मुझे दोबारा वीजा मिल जाएगा? अगर सब इतना आसान होता तो हमें इसे रहने के लिए इतने पापा भेजने पड़ते। ये सब तुम्हें तो सोचना था जब तुम भाग भाग कर वो सब डॉक्यूमेंट जमा करो रही थी। अब कुछ नहीं हो सकता। वो बेचैनी से टहलाती हुई माँ को देख रहा था। परेशानी और बेचैनी से इसका रंग जग था। होता भी क्यों ना, इसने जिस पैसे के लिए महीनों मेहनत की थी, अब जब वो पैसा आया तो वो खुद इस मुंह से निकाली जा रही थी। देखो मेरी बात सुनो फेरोज, जब हमें कोई एतराज नहीं तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? देखो ना, तो तुम्हारी फाइवा से कोई शादी हुई है और ना हम दोनों की कोई तलाक हुई है। किसी भी आदम को कुछ पैसे देकर दोबारा निकाह करते हैं। पेपर मैरिज या पेपर डिवोर्स, ये दोनों इतनी ही अहमियत रखती है जितनी नॉर्मल मैरिज या नॉर्मल डिवोर्स। तुमने मुझसे डिवोर्स ली है और डिवोर्स डिवोर्स ही होती है। बेशक मजाक में ली जाए या किसी पदार्थ से, फेरोज अपनी बात पर जोर देता हवा बोला था। वो पिछले 10 घंटे यही सब सर्च करके आया था। फिर मैं क्या करूं फेरोज? मुझे किसी भी सूरत वापस नहीं जाना। वो फूक फूक कर रो दी थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसे सब देखकर अचानक से छीन लिया गया हो। फिर यही एक हल है कि तुम यहाँ किसी और से शादी करो जो तुम्हें तलाक दे। उसके बाद ही तुम मेरे निकाह में आ सकती है। मगर मसला यह है कि हमारे पास चंद घंटे ही। अगर तुम किसी के निकाह में नहीं जाओ तो ये लोग तुम्हें डिपोर्ट कर दे। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और कौन है जो कभी मुझसे मुझे नहीं पता? तुम ऐसा कैसे करोगी? वो झट से वहां को टोक गया। वैसे ही करो जैसे पहले भाग भाग कर रही थी। और कम से कम मुझे ये मत कहना कि अब मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने चला जाऊं। इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से वापस जाओ। नहीं फेरोज, तुम्हारा मत जाओ। मेरे एक मिनट नहीं रह सकती। वो ज़ारोख्तार रोने लगी थी। देखो मेरी बात सुनो फेरोज। वो उसके चेहरे के गिर्द आंखों का गलाफ बना गई। हमने कसम खाई थी हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, वक्त कैसा भी हो। देखो तुम पर बुरा वक्त था तो मैं तुम्हारे साथ थी। अब तुम्हें मेरे साथ होना है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मगर इस गलती को कौन सुधारेगा? तुम ही सुधारोगे ना। देखो तुम मुझे तरह नहीं छोड़ सकते। कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो एक रात के लिए निकाह कर देगा। प्लीज फेरोज, मुझे खुद से दूर नहीं करो, मैं मर जाऊंगी। फेरोज वो एक ही सांस में बोलती चली गई। इसके आंसू थे कि रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं वादा करती हूँ फेरोज, मैं हमेशा तुम्हारी वफादार रहूंगी। प्लीज फेरोज प्लीज। वो हाथ जोड़कर इससे भीख मांग रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और वो अचानक से एक रात की शादी के लिए लड़का कहाँ से ढूंढ रहे। फेरोज का दिल होती हो वहां को देखकर असलता रहा। एक लंबी सोच सोचने के बाद इसकी सोच कबीर तक आकर रोकी थी, जो इस शर्त पर माह से शादी करने पर राजी हो गया था कि माह फिरोज और फाइमा तीनों को अपने पासपोर्ट कबीर को देने के साथ ये खीर भी साइन करके देना होगा, जिसमें माह के की सारी तफसील दर्ज हो। इस फिगर पर साइन करने के बाद कबीर के निकाह में जाती माह के वन को गुमान में भी नहीं था कि ये साइन शुदा इगमिनेट इस एक रात की शादी को कितना लंबा खींच देगा।
माहा को वीजा तो मिल गया था, मगर बर्मंथन में इनका घर सोगवारदा कैफियत में था। माहा अपने ही बेडरूम में अपने ही बिस्तर में अपने नए दूल्हे की राह तकते हुए रो रही थी और फिरोज किसी बार में बैठा शराब घटकता अपना रंग हल्का करने की कोशिश में था, जबकि अपने कमरे में खुद को कैद किए हुए फाइमा जबरदस्ती की शादी के बाद जबरदस्ती की तलाक मिलने के गम में अपना सर तकिया में दबाए हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा फिरोज के साथ रहना चाहती थी, फिर भी पता नहीं किस चीज का गम था जो वो रो रो कर अपना तकिया गिरा कर गई। लड़कियां खामोशी से तकिए को नम करने का हनर बचपन से ही सीख जाती है, मगर वो फिर भी फूक फूक कर रही थी। ये दुनिया सिर्फ कूड़े का ढेर है, जहाँ से हर कोई अपनी पसंद का छिलका उठाता है, इसे इस्तेमाल करता है और वापस फिर कूड़े के ढेर पर फनक देता है। फारस के जुमले इसके आंसुओं को मजीद तेज कर गए थे। ये एक सोमवार रात थी, अगर इस रात कोई खुश था तो वो सिर्फ दो लोग थे, तभी वो इसका हैंडलर इंस्पेक्टर मोहम्मद अरहाम रसल खान, जिसको इंटेलिजेंस की दुनिया में लोग इंस्पेक्टर मार्क के नाम से जानते थे। माह को लालच देकर बर्बाद करने का मास्टर माइंड इंस्पेक्टर मार्क ही था, जिसको अपने ससुर मुस्तफा खान की मौत का बदला देना था। अलबत्ता पाकिस्तान में मौजूद इंस्पेक्टर मार्क की बीवी हमीन खान अभी तक इस सबसे नावाकिफ थी। सर, मैंने फिरोज और फाइबा की तमाम वीडियोस आपको फॉरवर्ड कर दी है। यकीन करें, मेरे आदमी ने दुबई होटल में बड़ी मुश्किल से इन वीडियोस को रिकॉर्ड किया था। तभी ज़ेब मुस्कुराते हुए मार्क की तरफ जान का गिलास बढ़ा गया। कबीर हमेशा मुश्किल काम ही मज़ेदार हवा करते हैं। देखो, जिसके ठंके पूरे बर्मंथन में मशहूर है, वही लड़की हादसाती तौर पर तुम्हारे बिस्तर पर है, और मज़े की बात, अब तुम्हें डांस देखने के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सर, मुझे एक बात समझ नहीं रही, ये माहा और फिरोज से तो हम आप बदला दे देंगे, मगर इस बेचारी फाइमा के साथ क्या करना है? आई जस्ट वांट टू आस्क कि मुझे इसके साथ कैसा रवैया रखना है। यार, सच में हुई तो इसके साथ ज्यादती ही है, मगर हमने थोड़ी की है। इसकी बहन ही क्या है जो क्या है। इंस्पेक्टर वीडियो याद करता जोर से हंस गया। मुझे सुबह इस्तांबुल जाना है, वहाँ किसी रस्तम शाह की रस्मियत निकालनी है। तुम तब तक वहाँ के साथ एंजॉय करो, शायद इसकी सोबत में तुम्हारे सर पर भी बात आ जाए। इंस्पेक्टर ने उसे आंख मारी थी। तब तक इस फाइना को भी करने दो, उसके रंग ढंग भी पता चल जाएंगे, शायद फ्यूचर में मेरे किसी काम आ सके। इंस्पेक्टर जुमला मुकम्मल करता गिलास होंठों को लगा गया। माजी खत्म, सब शर्म करो रस्तम, तुम इस 2 टके की लड़की के लिए बास को धोखा दे रहे थे, ये जानते हुए कि बाद से कुछ भी छुपा हवा नहीं हो सकता। सोफिया अभी तक रस्तम पर पस्तर उतारे हुए थी, जो गाड़ी को सड़क किनारे हो गया था। रस्तम के साथ इसके अकब में बैठी लीला के चेहरे का रंग भी जर्द हो गया था। इसे बरकत समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या करना चाहिए। तुम्हारे लिए अब बेहतर यही है कि तुम गाड़ी चलाते रहो रस्तम, वरना मुझे तुम पर गोली चलाने में कोई दुख नहीं होगा। तेरे को बोला था ना मैं कि मेरे को तेरे ये लड़कों माफो बाल बरकत भी नहीं जचते, तो मुझे कोई लंबे बालों वाली बड़ी चाहिए थी। तुमने इस शट अप रस्तम, बात को घुमाओ मत। यू आर चितर वो चीखते हुए रस्तम को टोक गई थी। तुमने बास को धोखा दिया, ये जानते हुए कि तुम पर वो एतबार करते थे। सही बोली तो अपन सादा इस बुद्धि के चक्कर में बास को चिड़। क्या तेरे को मालूम ये पुलिस की बंदी है? पुलिस के थले लोग इसको छोटा कपड़ा पहनाकर कोठे पर छोड़ आते हैं, और ये वहां मुटक मुटक कर एकदम लेवन के माफोक चलती है। हाँ, मैं जानती हूँ, और तुम जैसे औरत बाज इनके चंगल में फंस जाते हो। सूफिया एक बार फिर रस्तम को टोक गई थी। जब ये लड़की पहली बार मेरे सामने आई थी, मैं तभी समझ गई थी, ये जरूर कोई मशकूक औरत है। हाँ, इस बदी ने मेरे को अपने चंगल में फंसाया। तुम तो रस्तम को बचपन से जानती हो ना सूफिया, तब तुम सिर्फ 18 साल की थी जब कॉलेज से आते हुए रस्तम को देखकर थोड़ा सा मछली थी, और अपन इसी रात तेरे घर में चोर बन कर आया और तुझे फन ठंडा कर गया। तेरे को मालूम होना चाहिए कि रस्तम के सामने कोई भी लड़की जब मचलती तो उसके तंदूर को ठंडा करने की सारी रास्ता अपनी खोखरी पर मिलता सा तो इस लड़की काफी है। तुम तो मासूम हो ना रस्तम शाह, वो तंजिया अंदाज में मुखातब हुई थी। रस्तम मासूम नहीं है सूफिया, मगर ये बदी बहुत चालाक है। अपन लोग पहले इस बदी को खत्म करते हैं। बोल बड़ी, तेरे को क्या लगा था कि तू ये लंबे लंबे बाल और छोटे छोटे कपड़े पहनकर बकवास को पकड़वा देगी? रस्तम लीला के बालों को खींच गया था। लीला जानती थी कि रस्तम सिर्फ सूफिया का ध्यान बटाने के लिए ये चाल चल रहा है, इसलिए वो भी मजामत करने लगी। दोनों की हाथापाई शुरू हो गई थी, जिसको देखकर सूफिया एक बार के लिए कंफ्यूज हो गई। सूफिया, ये मेरे पर हाथ उठाई। इस बड़ी की खोपड़ी में गोली मार रस्तम चेफ का सूफिया को पका गया तो पहले से कंफ्यूज वो अपना पिस्टल रस्तम से हटाकर लीला की तरफ कर गई। तभी रस्तम सूफिया को थप्पड़ जोड़ते हुए इससे पिस्टल छीन गया था। रस्तम ने पिस्टल छीनते ही 2 गोलियां सूफिया की खोपड़ी में दे मारी। वो लड़क गई थी। गाड़ी लीला की क्याफों से गूंज उठी। इसका चेहरा खून से आलूदा हो गया था। ये दूसरी बार हुआ था जब लीला ने इतने करीब से किसी को मरते देखा था। वो खौफ से कांपने लगी थी।
जबकि रस्तम का सर वसे से फटने वाला हो गया था। तेरे को मालूम छमिया के मर्द के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक औरत कौन सी होती है? वो खौफनाक चेहरे से लीला को डरा रहा था, जो सहमी हुई गाड़ी की सीट से भी नीचे उतर गई थी। मर्द के लिए वही औरत सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। लीला जो मर्द को अपने ऊपर चढ़ाई हो, रस्तम अपने पुरतशद्दुद अंदाज से लीला पर मजीद वहशत तारी कर रहा था। तेरे को मालूम औरत के लिए कौन सा मर्द ज्यादा खतरनाक होता है? वो अपना हाथ बढ़ाते हुए लीला की कलाई को दबोच कर उसे अपनी तरफ खींचने लगा, जो रोते हुए बगैर कोई मजामत के उसकी तरफ हो गई। रस्तम उसके चेहरे को अपने करीब कर गया और फिर पिस्टल उसके चेहरे पर फेरने लगा। वो मजीद शांत गए थे। खौफ और वहशत ने उसके बदन में छुपे जख्म दोबारा हरे कर दिए थे। जो मर्द औरत के पीछे कुत्तों की नाफो घूमता है, वही औरत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो रस्तम को अपने पीछे कुत्ता बनाई ना, अब जल्दी से कतिया बनने के लिए तैयार हो जा। तेरे को मालूम ना कि कतिया कैसे बनते हैं? वो वसीले चेहरे के साथ सब लहजे में मुखातब हो रहा था। घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जमीन पर रखने का, फिर बोती नीचे और पछवाड़ा ऊपर समझी भोग बनेगी ना। कतिया वो लीला पर आप तैयारी करने के लिए अपने वसीले चेहरे के साथ पस्ते का इस्तेमाल भी कर रहा था, जो इस मंजर को वह भी पुरतशद्दुद बना गया। लीला मरती क्या ना करती, फौरी में सर हिला। सिर्फ चंद मिनट पहले ही रस्तम ने उसके सामने एक औरत को मौत के उतारा। इसके हवास पर अभी तक वही सब सवाल था। अगले ही लम्हे वो लीला को गर्दन से दबोच गया। चमक चलो, आज के बाद तो वही करेगी जो रस्तम शाह बोलेगा, वरना अगली गोली रस्तम तेरे वहां मारेगा। जहां पहले से सुराख हो, समझी मेरे को अब यहाँ मजीद कोई नाटक नहीं चाहिए। बात से मिलने के बाद तो मेरे साथ आफरी आ जाएगी। रस्तम अपनी आंखों की वहशत दिखाते हुए उसे सीट पर ही धकेल गया था और फिर अगले ही लम्हे इस डरी सहमी लड़की की सीट पर झपटा हवा उसके होंठों को चूम गया। लीला डरी सहमी चुपचाप बैठी रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो यहाँ कोई भी हरकत करेगी तो अगली गोली रस्तम उसे ही मारेगा। इसने चंद लम्हे पहले ही सूफिया को बेरहमी से मरते देखा था। अगरचे सूफिया के मरने में ही लीला की भलाई थी, मगर फिर भी इतनी करीब से अपनी मौत या किसी को मरते देखना उसके लिए बहुत खतरनाक। वो दोनों खामोश बैठे थे और गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वो कुछ ही देर में रोमानिया से हंगरी में दाखिल हुए और मजीद कुछ रोड्स को क्रॉस करते हुए एक छोटे से कस्बे में पहुंच गए। ये पहली बार था जब लीला सब अपनी आंखों से देख पा रही थी, मगर इस पर इतना खौफ तारी था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खामोशी से गाड़ी से नीचे उतरी और चुपचाप रस्तम के पीछे चलते हुए सामने मौजूद छोटे से घर की तरफ बढ़ने लगी, जो चारों तरफ से बर्फ में ढका हुआ था। वो दोनों घर के मेन दरवाजे पर पहुंचे तो उन दोनों को वही रोक लिया गया। एक एहलकार दोनों की तलाशी लेने लगा। लीला ने फौरी अपना फोन निकालकर एहलकार के सामने क्या कहा, मगर इस एहलकार ने लीला की तवक्को के बरकरार मोबाइल बंद कर बगैर लीला को वापस था दिया और रस्तम को दरवाजे पर ही रखते हुए लीला को अंदर जाने की इजाजत दे दी। लीला ने जैसे भी घर की दहलीज से अंदर कदम उसका पूरा वजूद का वो कदम से मिलने पहली बार नहीं पाई। वो कभी पहली बार जब वो जानती थी कि एडन को उस पर शक है, मगर फिर भी वो उसकी तरफ जा रही थी। वो कई बार उससे मिली थी, मगर हर बार उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एडन के पास लाया जाता था, मगर इस बार उसकी आंखों पर कोई पट्टी नहीं थी। वो हर चीज अपनी आंखों से देख सकती थी और यही एहसास उसके खौफ को बढ़ा रहा था। हंगरी में होने का खौफ किसी अनजान जगह पर मौजूद होने से भी ज्यादा था। वो जानती थी कि हंगरी से इस्तांबुल का सफर कम अज कम 15 घंटे का है। इसका मतलब था कि अगर उसे किसी मुश्किल में अपनी टीम से मदद लेनी थी तो वो मदद 15 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकती थी। इस बार उसे एडम से मिलने की जितनी जल्दी थी, अब कितना ही खौफ इसके दिल में था। इसने चंद घंटे पहले ही रस्तम का खतरनाक रोक देखा था। इसे आखिरी वक्त तक यही लगा था कि रस्तम सूफिया को मना देगा, मगर नहीं, रस्तम ने सूफिया को खत्म ही कर दिया था और अब उसे अपने हवास बाहर रखते हुए एडम के सामने जाना था, ये जानते हुए कि इससे कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं। इसने धड़कते दिल के साथ अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। तेरे को मालूम था कि कतिया कैसे बनते हैं। घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जमीन पर रखने का, फिर बोथी नीचे और पछवाड़ा ऊपर। चमक चमक, आज के बाद तो वही करेगी जो रस्तम शाह बोलेगा, वरना अगली गोली रस्तम तेरे वहां मारेगा। जहां पहले से सुराख हो, समझी रस्तम के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, मगर उसे सिर्फ आगे बढ़ना था, क्योंकि यहाँ की गई छोटी सी गलती इसे एक्सपोज कर सकती थी। वो चंद कदम आगे बढ़ती एक कमरे का दरवाजा खोल गई। उसे सामने कंप्यूटर पर दिमाग खपाते एक वजूद नजर आया, जो फिर बैठा था, जिसको पश्च से देखते ही वो पहचान गई थी कि ये कौन हो सकता है। औरत भला ऐसे वर्द को कैसे भूल सकती है जिसकी बानों ने वो तड़प चुकी हो। वो दरवाजे से आगे बढ़ी ही थी कि उसकी नजरों ने एडन को देखा, जो कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटाकर लीला को ही दे। लीला नहीं जान पाई थी कि अचानक से उसके वजूद को दर्द और तकलीफ के एहसास से किसने भर दिया था। क्या वो लीला के दिल में बैठा खौफ था या एडन की शख्सियत का राब जो भी था,
इसे अपना बदन बड़ी तरह टोकता हवा महसूस हवादेरी को लगा कि शहीद इंस्पेक्टर मेसन ने अभी अभी इसके पाँव से नाखून खींचा है और अभी चंद दिनों पहले ही सोफिया कत्ल हुई है या अभी इससे रास्ता है पाया। एडम इसकी जानिब बढ़ा और तभी लगा कि आंखें दर्द की शिद्दत से नंग हुई। वो जो अपना नाखून खींचे जाने पर भी अपने आंसू जब्त कर गई थी। इसके लिए अब खुद पर जब्त पाना नामुमकिन हो गया था। शहीद वो जान गई थी कि वो पुलिस एजेंट लीला एडन के सामने कमजोर है। न सिर्फ कमजोर है बल्कि बहुत कमजोर है। अगर उसे अपने मिशन में कामयाब होना था तो फिर ये कमजोरी छुपानी थी। मगर कैसे एडन मारी फैज नजरों से लीला को देखता हवा उसकी तरफ बढ़ा मगर वो मारी फैज नजरों का कोई भी मारी नहीं निकाल पाए थे। इससे पहले कि वो लीला से मुखातिब होता वो न चाहते हुए भी उसके चौड़े शगुल सीने से अपना सर लगाकर रोने लगी थी। शहीद लीला के आंसू उसके गुजर चुके पिछले 10 दिनों की कहानी सुना रहे थे। किस तरह वो यहाँ से जाने के बाद तड़पी थी, किस तरह वो रातों को करोटे बदलती रही थी इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए जो उसे भला दिया गया था और वो 1000 कोशिश के बाद भी उसे याद नहीं कर पाई थी। किस तरह वो रोमानिया में मार खाती रही थी, किस तरह उसने अपने पाँव के तलवों पर हो चुकी सोजन को देखकर भी मुंह नहीं खोला था। किस तरह वो अपने पाँव के अंगूठे से खींचे जाने वाले नाखून को देखकर भी साबित कदम रही थी। सिर्फ इंस्पेक्टर मार्क के मिशन के लिए नहीं बल्कि उसे इस अधूरे सवाल का जवाब भी चाहिए था। अगर वो मेसन के सामने मुंह खोलती तो न सिर्फ मिशन खत्म होता बल्कि इस सवाल का जवाब भी अधूरा रह जाता। मगर अब वो चेहरा उसके सामने था जो उसे जवाब दे सकता था। लीला भी थी, एडम भी था, मगर शहीद का इस सवाल को पूछने की हिम्मत बाकी नहीं थी। एडम के सीने से सर लगाए वो अपने बेअख्तियार बते आंसुओं को रोकने की हर कोशिश में नाकाम हो रही थी कि तभी उसे महसूस हवा के एक हाथ उसके सर के बालों को दबोच चुका है। वो एडम ही था जो लीला के सर के बालों को दबोचता हवा उसके सर को अपने सीने से हटाकर उसका चेहरा बुलंद करके अपने चेहरे के सामने लाया। एडम के चेहरे को देखते वो सांस फूल रही थे मगर तो अब भी जारी थे।